हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा 19th 11th में। तो आज जो हमारा चैप्टर आप सभी को पता है कि चैप्टर 9 चल रहा है जैव अणु। इसमें हमने दो टॉपिक देख चुकी है। एक हमारा हो चुका है इंट्रोडक्शन, यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक को पढ़ना है। और दूसरा हमारा अमीनो एसिड का हो चुका है कि अमीनो अम्ल क्या है, अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, कितने वर्गों में इसको डिवाइड किया गया है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे वसा के बारे में कि जो वसा क्या होती है। ठीक है, जो वसा वसा को हम लिपिड कहते हैं, तो ये लिपिड क्या होते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन क्या है, वसा को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दो भाई। तो आज की जो टॉपिक क्या है, वसा। वसा को क्या कहते हैं, लिपिड। क्या बोलते हैं, लिपिड। देखो ये जो वसा है, जो ये वसा होता है, ये हमारी शरीर का मुख्य भाग है तथा यह ऊर्जा युक्त होता है। अगर वसा की हम बात करें तो ये हमारे बॉडी की, कौन सी बॉडी की, जो मानव है, तो मानव बॉडी का या हमारे शरीर का ये मुख्य भाग है तथा यह ऊर्जा युक्त होता है। यानी कि इस वसा में, है ना, इस लिपिड के अंदर क्या होता है, ऊर्जा होता है। तो क्या लिखोगे आप कि वसा हमारे शरीर का, ठीक है, वसा हमारे शरीर का मुख्य भाग है। वसा हमारे शरीर का क्या है, मुख्य भाग है। ठीक है, तथा यह ऊर्जा युक्त होता है। आगे क्या लिखोगे, तथा यह ऊर्जा युक्त, ठीक है, यह ऊर्जा युक्त होता है। क्या होगा, ऊर्जा युक्त होता है। ठीक है, तो वसा हमारी शरीर का मुख्य भाग है तथा यह क्या है, ऊर्जा युक्त होता है। ऊर्जा युक्त का मतलब क्या होगी भाई, एनर्जी होगी। और हमारे बॉडी में हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, एटीपी के द्वारा मिलती है। किसके द्वारा मिलेगी, एटीपी के द्वारा, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एटीपी के रूप में जो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, हमारे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाई जाती है, माइट्रोकांड्रिया। और ये माइट्रोकांड्रिया हमें ऊर्जा देने का कार्य करती है। क्या करती है, हमें ऊर्जा देने का कार्य करती हैं। तो हमारे, ठीक है, वसा हमारे शरीर का मुख्य भाग है तथा यह ऊर्जा युक्त होता है। ठीक है, और वसा का संचयन जंतुओं में एडिपोज उत्तक, ठीक है, ठीक है, एपिटोज, सॉरी, एडिपोज उत्तक में त्वचा के नीचे होता है। ठीक है, आगे क्या लिखोगे कि वसा का संचयन, ठीक, वसा का संचयन जंतुओं में एडिपोज, एडिपोज, ठीक है, एडिपोज उत्तक के, ठीक है, वसा का संचयन जंतुओं में एडिपोज उत्तक के, ठीक है, एडिपोज उत्तक के त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे, ठीक है, त्वचा के नीचे होता है। क्या क्या होगा भाई, त्वचा के नीचे होता है। तो ध्यान देना, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारे बॉडी में या मानव शरीर में या जंतु में जो वसा यानी लिपिड का निर्माण होता है वो कहाँ होगा, तो आप बताओगे एडिपोज उत्तक में, त्वचा के नीचे। ठीक है, एडिपोज उत्तक में क्या होगा, त्वचा के नीचे वसा यानी कि लिपिड का निर्माण होता है। और वसा कार्बनिक यौगिक है तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व कार्बन से बनते हैं। आगे क्या लिखोगे, वसा जो है ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है। वसा जो क्या है, कार्बनिक यौगिक है, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, वसा कार्बनिक यौगिक है
ठीक है, वसा कार्बनिक यौगिक है जो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखो ऑक्सीजन को हम O2 से भी डिनोट करते हैं, वो से, और ऑक्सीजन को H से, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा H2। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एवं कार्बन, कार्बन को C से डिनोट करते हैं। ठीक, कार्बन से बने होते हैं, बने होते हैं, यानी कि भाई लिपिड में किसकी मात्रा होगी, जो लिपिड है, लिपिड में ऑक्सीजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, और उसके साथ साथ क्या होंगे, कार्बन भी होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। और आगे क्या लिखोगे, 1 किलोग्राम वसा के ऑक्सीकरण से, 1 किलोग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे इसी में, वसा में, ये जब आपसे वसा पे टिप्पणी पूछा जाएगा या वसा के बारे में पूछा जाएगा तो आपको इतना लिखने है। क्या, या तो वसा पे क्या पूछेगा भाई, टिप्पणी पूछेगा। ठीक है, क्या पूछेगा, वसा पे टिप्पणी पूछेगा, तो आपको टिप्पणी लिखने हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, टिप्पणी लिखने हैं, तो इतने पॉइंट्स इसमें ऐड कर दोगे। तो आगे क्या लिखोगे कि 1 किलोग्राम, ठीक है, या 1 kg, ठीक है, 1 किलोग्राम वसा के ऑक्सीकरण से, वसा के ऑक्सीकरण से ऑक्सीकरण से 9.3, ठीक, कितना, 9.5, 9.5, सॉरी 3, ठीक है, 9.3, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, या ऊर्जा प्राप्त होती है, किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, तो वसा हमारे शरीर का मुख्य भाग है तथा यह ऊर्जा युक्त होता है। वसा का संचयन जंतुओं में एडिपोज ऊतक के नीचे होता है, और वसा कार्बनिक यौगिक है, और ये हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए हैं, और 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 यानी 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। तो ये क्या है, लिपिड है, और ये हमारे शरीर का मुख्य भाग है। अगर देखो हमारे बॉडी में वसा रहना जरूरी है, लिपिड का होना क्या है, बहुत ही जरूरी है। इसके बाद अगली पॉइंट क्या आती है, वसा अम्ल। ठीक है, सभी बच्चे का हो गया, तो जिस बच्चे को लिखना लिख ले, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जो आपको इजी लगे, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, बाद में लिख लेना। ठीक है, नहीं स्क्रीनशॉट लेना है तो मेरे साथ साथ लिखते हुए चलो, साथ साथ लिखते हुए चलोगे तो वो सही रहेगा, कि लिखते हुए चलोगे तो कुछ ना कुछ याद होता रहेगा, है ना। स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दोगे तो वो बात का बाद में ही रह जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्या है, वसा अम्ल। वसा अम्ल, वसा अम्ल, वसा अम्ल को फैटी एसिड कहते हैं, फैटी एसिड, क्या बोलते हैं, फैटी एसिड। वसा अम्ल को क्या बोलते हैं, फैटी एसिड कहते हैं। तो देखो ये सामान्यतः 4 से 30 कार्बन अणु से निर्मित सीढ़ी श्रृंखला वाले होते हैं। ठीक है, ये सामान्यतः 4 से 30 कार्बन अणु से निर्मित, ठीक है, अणु से निर्मित सीढ़ी श्रृंखला वाले होते हैं। तो क्या लिखोगे पहला पॉइंट जिसमें, ये सामान्यतः
ठीक है, ये सामान्यतः 4 से 30, 4 से 30 कार्बन, ठीक है, 4 से 30 कार्बन अणु से, कार्बन अणु से निर्मित, ठीक है, कार्बन अणु से निर्मित सीढ़ी, ठीक है, सीढ़ी श्रृंखला, ठीक है, सीढ़ी श्रृंखला वाले होते हैं। क्या होते हैं? सीढ़ी श्रृंखला वाले होते हैं, जिनमें एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु मिलता है। ठीक है, सीढ़ी श्रृंखला वाले होते हैं, जिसमें या जिनमें एक कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक, ठीक है, अणु, कार्बोक्सिलिक अणु यानी कि COOH, ठीक है, अणु का, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अणु का अणु मिलते हैं, ठीक है, अणु मिलते हैं, अणु मिलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या है? फैटी एसिड, यानी कि जो वसा अम्ल होंगे ये सामान्यतः 4 से 3 कार्बन अणु से निर्मित होते हैं और ये सीढ़ी श्रृंखला वाले होते हैं और इनमें एक कार्बोक्सिलिक अणु का समूह मिलता है या इसमें ग्रुप भी मिलते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त तथा असंतृप्त। ठीक है, जो फैटी एसिड होगा, ये जो फैटी एसिड होता है ये दो प्रकार के होते हैं। फैटी एसिड, तो ये जो फैटी एसिड है कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। दो प्रकार कौन कौन सा है? एक संतृप्त है, ठीक है, एक संतृप्त, संतृप्त, और दूसरा क्या है? असंतृप्त। ठीक है, दूसरा संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। ठीक, तो ये है फैटी एसिड। अब आगे क्या आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, ना, वसा का वर्गीकरण। अगली हेडिंग क्या आएगी? वसा का वर्गीकरण, यानी जो वसा है, वसा को कितने भागों में, कितने क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। तो सभी बच्चे हेडिंग डालोगे वसा का वर्गीकरण। वसा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड यानी कि वसा का वर्गीकरण, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। देखो, ये अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड की बात करते हैं तो ये सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने? तीन तीन, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के? 3। एक व्युत्पन्न, यौगिक, सरल। ठीक, तो कितने प्रकार के होते हैं भाई? तीनों प्रकार लिख लो, यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में, 3 टाइप्स, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स या 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी भी लिख लो, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे ये? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन सा? पहला है सरल यौगिक, ठीक है, या सरल वसा, दूसरा यौगिक वसा और तीसरा व्युत्पन्न वसा। ठीक, तो पहला सरल वसा,
दूसरा है यौगिक वसा, ठीक है, और तीसरा है व्युत्पन्न वसा। ठीक है, ये तीन प्रकार के वसा पाए जाते हैं, है ना, यानी कि जो लिपिड होते हैं, लिपिड हमारे बॉडी का मुख्य ठीक है, हमारे शरीर का ये मुख्य भाग है, ठीक है, ये हमारे शरीर का मुख्य भाग होता है और ये ऊर्जा युक्त होता है। और ये हमारे शरीर में इसके तीन प्रकार, यानी सरल वसा जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपल लिपिड। क्या बोलोगे, सिंपल लिपिड। तो ये हो गया सिंपल, ठीक है, सिंपल लिपिड। ठीक है, दूसरा क्या है, यौगिक यानी कंपाउंड। कंपाउंड लिपिड, ठीक है, और तीसरा है डिराइव्ड लिपिड। अब एक एक के बारे में आपको लिखना है। ये सिंपल लिपिड क्या है ना, ये सिंपल लिपिड क्या होते हैं, इनका कार्य क्या है, यौगिक वसा क्या है, और व्युत्पन्न वसा क्या है, इन तीनों के बारे में आपको क्या करने हैं, लिखने। अब अगर यहीं पे हम सिंपल वसा की बात करें, किसकी बात करते हैं, सिंपल वसा की, तो देखो, अगर सिर्फ सिंपल वसा की बात करोगे तो ये वसा अम्ल तथा विभिन्न प्रकार के अल्कोहल के एस्टर है, ठीक है, क्या लिखोगे, ये वसा अम्ल तथा विभिन्न प्रकार के अल्कोहल के एस्टर हैं, ठीक, ए ए वसा अम्ल, ठीक है, ये वसा अम्ल तथा विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल के एस्टर है। एग्जाम्पल जैसे, ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वसा, तेल और मोम, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, एग्जाम्पल वसा, वसा, तेल और मोम, ये क्या है, सिंपल लिपिड है, ठीक है, ये तीनों क्या है, सिंपल लिपिड के अंतर्गत आते हैं। यानी जो सिंपल लिपिड होता है ये वसा अम्ल तथा विभिन्न प्रकार के अल्कोहल के एस्टर होते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या होगा, वसा हो गया, तेल हो गया और मोम हो गया। क्या हो गया, वसा हो गया, तेल हो गया और मोम हो गया। अब अगर यहीं पे हम किसकी बात करते हैं, यौगिक वसा की, तो यौगिक वसा क्या है, देखो ये इस प्रकार का वसा, वसा अम्लों से, ठीक है, तथा अल्कोहल के साथ साथ कुछ अन्य पदार्थों से जैसे कार्बोहाइड्रेट, फास्फेट या प्रोटीन समूह से मिलकर बने होते हैं। कौन बनेगा, कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब यौगिक, भाई कई सारे कई यौगिकों का तो मिश्रण होगा, तो इसमें किसका मिश्रण है, प्रोटीन का भी है, ठीक है, प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, फास्फेट का भी है, और इसके साथ साथ वसा अम्ल का है, और वसा अम्ल के साथ साथ अल्कोहल का है। तो अगली हेडिंग क्या डालोगे, यौगिक वसा। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा ये जो वसा होते हैं, यानी लिपिड हो गया, तेल हो गया, मोम हो गया, ये किस प्रकार का लिपिड है, तो आप बताओगे सिंपल लिपिड है। सिंपल लिपिड क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ फैटी एसिड से, इसका जो निर्माण हो रहा है सिर्फ फैटी एसिड और अल्कोहल के जो एस्टर होते हैं इन दोनों से ही निर्माण हो रहा है, इसलिए क्या है, सिंपल है। तो दूसरी हेडिंग क्या है, यौगिक। दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी, यौगिक वसा। ठीक है, यौगिक वसा यानी कि कंपाउंड लिपिड, क्या हो जाएगी, कंपाउंड लिपिड।
तो देखो इस प्रकार का वसा वसा अम्लों से तथा अल्कोहल के साथ साथ कुछ अन्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, फास्फेट या प्रोटीन समूह से मिलकर बने होते हैं। तो क्या लिखोगे? इस प्रकार के वसा इस प्रकार के वसा जो होगी, ठीक है, इस प्रकार के वसा वसा अम्ल यानी फैटी एसिड, ठीक है, वसा अम्ल यानी जिसको क्या कहते हैं? फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड के साथ साथ तथा अल्कोहल के साथ, ठीक है, फैटी एसिड तथा अल्कोहल के साथ साथ अल्कोहल के साथ साथ, ठीक है, अल्कोहल के साथ साथ अन्य पदार्थों जैसे अन्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, फास्फेट, कार्बोहाइड्रेट, फास्फेट या प्रोटीन समूह से मिलकर बनते हैं या बने होते हैं, या प्रोटीन समूह से मिलकर बनते हैं, ठीक है, किससे बनेंगे? प्रोटीन समूह से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो ये है यौगिक वसा यानी कि कंपाउंड वसा। क्या है? कंपाउंड वसा। तीसरा क्या आता है? व्युत्पन्न वसा। तो तीसरी हेडिंग क्या डालोगे? व्युत्पन्न वसा। अब देखो ये इसका निर्माण कैसे हो रहा है। देखो ये वसा जो होगा सरल तथा यौगिक वसा के अपघटन से प्राप्त होते हैं। ये जो डिराइव्ड लिपिड होते हैं, तो क्या लिखोगे? ए वसा, ए वसा सरल वसा, सरल वसा, ठीक, सिंपल लिपिड, ठीक है। तो ये वसा सरल वसा यानी कि सिंपल लिपिड से, और सिंपल लिपिड के साथ साथ तथा यौगिक वसा, यौगिक वसा, कंपाउंड लिपिड, कंपाउंड लिपिड, ठीक है, कंपाउंड लिपिड के अपघटन से, के अपघटन से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। यानी कि जब सिंपल लिपिड का और ये जो कंपाउंड लिपिड है, इन दोनों लिपिड का क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा। तो अपघटन होने से निर्माण किसका होगा? डिराइव्ड लिपिड का होगा। इनमें वसा अमीनो, ठीक है, इनमें जो वसा होगा अमीनो अम्ल होता है, अल्कोहल होता है, मोनो तथा डाइग्लिसराइड होता है, स्टेराइड होता है, टार्पिन होता है तथा कैरोटीनाइड मिलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या लिखोगे? एग्जाम्पल अमीनो एसिड, या जिसको अमाइनो एसिड कहते हैं, या अमीनो एसिड या अमाइनो एसिड, ठीक है, हिंदी में अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, ठीक है। इसके बाद क्या मिलेगा? अल्कोहल,
अल्कोहल, टारपीन, टारपीन, ठीक है भाई, टारपीन क्या है, तेल है ना, टारपीन हो गया। टारपीन के साथ साथ स्टेरॉयड, स्टेरॉयड किससे मिले, किसके अंतर्गत आएगा, ये व्युत्पन्न वसा के अंतर्गत ही आएगा। ग्लिसराइड, ठीक है, ग्लिसराइड, ठीक, ग्लिसराइड हो गया, ये जितने भी मिलेंगे। और कैरेटिनाइड या कैरेटिनाइड, ये जितनी भी लिपिड मिलेगी, कैसे मिलेंगी, जब सिंपल लिपिड का और कंपाउंड लिपिड ये अपघटित हो जाएंगे, है ना, इनका जब क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा, तो इनके अपघटन से अमाइनो एसिड या अमीनो एसिड, अल्कोहल, टारपीन, स्टेरॉइड, ग्लिसराइड और कैरेटिनाइड का निर्माण होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा, देखो ये क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं कि अमीनो एसिड किस प्रकार का एसिड, सॉरी, जो अमीनो अम्ल है ये किस प्रकार का लिपिड है, तो क्या बताओगे, डिराइव्ड लिपिड है। या अल्कोहल कैसा है तो भी बताओगे, टारपीन कैसा है तो भी बताओगे, स्टेराइड कैसा है तो भी बताओगे, और ग्लिसराइड कैसा है तो भी आप ये बताओगे। ठीक है, तो भी आपको ये इतने बताने पड़ेंगे कि ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ये वसा, ठीक है। तो देखो अब तक आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने वसा देखा। वसा क्या है, मुख्य भाग है। अगर हमारे बॉडी में लिपिड ना रहे तो बहुत सारी दिक्कत होगी। देखो चाहे लिपिड है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, चाहे प्रोटीन है, चाहे न्यूक्लिक अम्ल है, ये सभी जितने हैं हमारे शरीर में पदार्थों की जो मात्रा है, इनकी एक अलग अलग भूमिका है। ठीक है, इन सभी मात्रों की जो भूमिका हमारे बॉडी में है वो अलग अलग है। ठीक, तो ये आपका वसा। अब वसा के कार्य, है ना, वसा के कार्य भी तो होंगे, तो हेडिंग डालो वसा के कार्य। फंक्शन ऑफ लिपिड, फंक्शन ऑफ लिपिड, ठीक है, यानी वसा के कार्य। ठीक है, अब देखो वसा के कार्य में क्या लिखोगे, सबसे पहले पॉइंट्स भाई क्या हो जाएगी, जो वसा होगा, वसा हमें, वसा हमें ऊर्जा देता है। क्या देगा, ये जो वसा है, इस वसा से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो वसा हमें क्या देता है भाई, वसा हमें ऊर्जा देता है। क्या देगा, ऊर्जा देता है। और हमारी वसा जो होगी ये मानव शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्यों है, क्योंकि ये कोशिकाओं को संरक्षित करता है। ठीक है, ये बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है, या वसा हमें ऊर्जा देता है। ठीक है, ऊर्जा देने के साथ साथ यह कोशिकाओं को संरक्षित करती है और हार्मोन उत्पादन में सहायता करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, यह हार्मोन्स के, यह हार्मोन्स के उत्पादन में, उत्पादन में सहायता, ठीक है, सहायता करती है। क्या करेगी, हार्मोन्स के उत्पादन में सहायता करती है। कोशिकाओं को, कोशिकाओं को संरक्षित करती है, कोशिकाओं को संरक्षित करती है। लेकिन अगर इनकी, देखो ये क्या कर रही है, वसा हमें ऊर्जा दे रही है, यानी कि ये ऊर्जा कहाँ देगी भाई, शरीर में ऊर्जा। ठीक है, शरीर में ऊर्जा प्रदान करेगी, तो ये हमें एनर्जी भी दे रही है। हार्मोन्स के नियंत्रण में, देखो अगर हार्मोन्स हमारे बॉडी का जो, देखो कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है ये कौन कर रहा है, हार्मोन्स कर रहा है।
यानी कि हमारे शरीर में जो समन्वय और नियंत्रण का जो कार्य होता है, ठीक है, समन्वय और नियंत्रण का कार्य कौन करता है? हार्मोन्स करता है। और ये हार्मोन्स के उत्पादन में हेल्प कौन कर रही है? ये जो हार्मोन्स बनते हैं हमारे बॉडी में, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। किसके द्वारा? अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, इनके द्वारा ही हार्मोन्स बनते हैं। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत क्या आता है? अगर हम अपने ब्रेन वाले पार्ट्स की, है ना, ये मस्तिष्क वाले पार्ट्स की जब हम बात करते हैं, तो जैसे हमारा क्या आ जाता है? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड को क्या कहते हो भाई? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। कभी आपने सोचा कि ग्रंथियां तो हमारे बॉडी में बहुत सारी है, एक ग्रंथि तो नहीं है। हमारे शरीर में ग्रंथियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? रीजन क्या है कहने का? तो आप सभी को पता है, आप 10वीं क्लास में पढ़े होंगे मानव जनन वाला चैप्टर। तो मानव जनन वाले चैप्टर में आपने दो हार्मोन्स का नाम सुना होगा, एक एलएच और एक एफएसएच। क्या होगा? एक एलएच और एक एफएसएच, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये दो ऐसे हार्मोन्स हैं, ये मानव में, विशेषकर किसमें? ये विशेषकर, देखो मानव की बात हो रही है, तो विशेष करके ये मानव में क्या करते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण को लाते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण लाने के साथ साथ उनमें जनन क्षमता जो होती है, उनके प्रजनन क्षमता को भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मास्टर ग्लैंड हो गई। अग्नाशय, ये जो अग्नाशय है, ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि देखो, पाचन की क्रिया में अग्नाशयी रस स्रावित करता है, जिससे हमारे भोजन का पाचन होता है। और इसके द्वारा एक हार्मोन्स और भी रिलीज होता है, जो हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को करता है। ठीक है, वृषण हो गया, अंडाशय हो गया, ठीक है, अधिवृषण हो गया, और थाइमस ग्रंथि हो गई, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई। ये बहुत सारी ऐसी जो ग्रंथियां होती है, ये मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, और इन सभी ग्रंथियों का कार्य है हार्मोन्स को रिलीज करना। तो ये हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं, इस हार्मोन्स को रिलीज होने में नियंत्रित कौन कर रहा है? नियंत्रण का कार्य कर रही है ये कौन? लिपिड यानी कि वसा। आप कभी कभी देखो, जब हम मोटे बहुत ज्यादा होते हैं, बोलते भाई हमारा फैट बढ़ गया, तो ये जो वसा, देखो वसा ना तो ज्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए। ठीक है, ये जो चिकनाई होती है, जगह जगह फैट बढ़ जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, है ना, बहुत सारी में दिक्कतें आने लगती है। तो इसका जो क्वांटिटी होनी चाहिए, जितनी हमारे बॉडी में, है ना, जिसकी जैसी क्षमता है शरीर की, उसके हिसाब से ये होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है वसा आपका। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ना है प्रोटीन्स के बारे में। तो सभी बच्चे एक बार प्रोटीन्स की जो टॉपिक है वो आप रिवीजन करके आना। जो प्रोटीन्स वाले टॉपिक है आप रिवीजन करके आना, और इसके पीछे की जो टॉपिक दो है, एक क्या है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड पढ़ के आना। ठीक है, और अमीनो एसिड के साथ साथ इंट्रोडक्शन में जो आपको सारी चीजें बताई गई है, ये दोनों क्लास आप देख लेना। जब आप इंट्रोडक्शन, परिचय वाला क्लास देख लोगे, ये अमीनो एसिड देख लोगे, तब जाके टॉपिक आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, तो सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।